Good morning, Ji. Write down the heading Physical properties of haloalkanes and haloarenes. Physical properties of haloalkanes and haloarenes. ठीक है ना, देखो सब इसमें पहली हेडिंग बना लो आप, फिजिकल स्टेट कलर। फिजिकल स्टेट कलर ऑर्डर पहली हेडिंग है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। फिजिकल स्टेट कॉमा कलर कॉमा ऑर्डर। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। मतलब जैसे अभी आपने हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स पढ़ लिया, ऑलमोस्ट खत्म है चैप्टर। उसके बाद आप पढ़ोगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर पढ़ोगे आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इन सभी के अंदर एक आप जनरल ऑब्जर्वेशन ये देखोगे, जो लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना, लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कम होगा। जैसे अगर आप अल्काइल हैलाइड के भी बारे में बात करो, अल्काइल हैलाइड के अंदर एक कार्बन का एल्केन अगर आप कंसीडर करो, एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड अगर आप कंसीडर करो, तो क्या बनेगा? सिंपलेस्ट मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, या मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, या मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, या मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जो लोअर अल्काइल हैलाइड्स होंगे वो आपको मिलेंगे गैसियस स्टेट के अंदर। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। उससे थोड़ा ऊपर उठते हो तो लिक्विड मिलेगा, उससे थोड़ा और ऊपर उठोगे तो सॉल्ट मिलता है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। ऐसा होता है ना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने से ना मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से फिजिकल स्टेट उसकी बदल जाती है। गैस से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप और मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेगा, वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये जनरल ऑब्जर्वेशन है जो आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगी। ठीक है जी। तो पहली हेडिंग आपने क्या डाली है? फिजिकल स्टेट कलर एंड ऑर्डर। जो जनरली अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है ना। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स कलर डेवलप कर लेते हैं जब आप उसको एक्सपोज करो, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में रख दो तो उनमें कलर आ जाता है। अदरवाइज जनरली अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। तो लिख लो आप इसके अंदर, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, कॉमा करके, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, but bromides and iodides develop color, but bromides and iodides develop color when exposed to light। ठीक है ना, यही मैंने आपको बताया। अगर आप ब्रोमाइड को और आयोडाइड को एक्सपोज करोगे, ओपन इन्वायरमेंट में रख दोगे, उससे कंटेनर से निकाल के रख दोगे, तो वो अपना कलर बदल लेता है। बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। फुल स्टॉप करके। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इट्स बेटर टू राइट देयर फॉर्मूला। जैसे मैंने वर्ड यूज़ करा मिथाइल क्लोराइड, तो आप मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो CH3Cl, ऐसे करो। ठीक है ना। नाम तो अच्छी बात है अगर आप लिखोगे, अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मिथाइल क्लोराइड कॉमा मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, and some chlorofluoromethanes। I repeat, methyl chloride, methyl bromide, methyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride, chlorofluoromethane, chlorofluoromethane, ये सब के सब गैसेज होते हैं। ऑल आर गैसेस। तो मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि लोअर अल्काइल हैलाइड्स जो होंगे वो क्या मिलेंगे आपको? जनरली गैसेस मिलेंगे। देखो, एक कार्बन का क्लोराइड, एक कार्बन का ब्रोमाइड, दो कार्बन का क्लोराइड, फिर क्लोरोफ्लोरोमीथेन, मतलब एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन भी लगा हुआ है, फ्लोरीन भी लगा हुआ है, तो देखो गैसेज है। यही मैंने आपको जनरल पॉइंट बताया। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। फुल स्टॉप करके। हायर क्लोरो कॉमा ब्रोमो आयोडो कंपाउंड्स, हायर क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंपाउंड्स आर ईदर लिक्विड्स, हायर क्लोरो
हायर क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंपाउंड्स आर ईदर लिक्विड्स और सॉलिड्स। हायर क्लोरो ब्रोमो आयोडो कंपाउंड्स आर ईदर लिक्विड्स और सॉलिड्स। मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। ठीक है ना, यही एक जनरल पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब आप हेडिंग डालो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप हेडिंग डालो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो वैसे आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर, अच्छा 11th क्लास में स्टेटोमेटर रिमूव ही हो गया था। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहाँ आपको डेफिनेशन ये सिखाई गई थी बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहला जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आप बेसिकली क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करते हो। ठीक है ना, जिस टेम्परेचर पे आपकी क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो जाती है, या मेल्टिंग पॉइंट में आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट आपका सेम ही होता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी इंक्रीज टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हम टेम्परेचर को घटाते हैं जिस टेम्परेचर पे आपके सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में समझते हैं हम क्या करते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्रिस्टल लैटिस होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स की क्रिस्टल लैटिस होती है उसे ब्रेक करते हैं। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली होता क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। जब आप एटम्स को, आयंस को या स्पेस को 3 डायमेंशनली अरेंज कर दो, स्पेस में उसे अरेंज कर दो, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर बेसिकली हम क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, अभी नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोकार्बन से और क्या नाम है, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाइड्रोकार्बन है आपका नॉन पोलर है। हाइड्रोकार्बन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कभी आप लोगों ने, अच्छा स्टेटोमेटर था ही नहीं तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, किस हिसाब से चैप्टर को इन्होंने काटा है नहीं पता हमें भी। देखो मैं यहां पे लिख के बताता हूं, हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन ले लिया। हाइड्रोकार्बन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे इसका जो प्रॉपर नाम था इंड्यूस्ड डाइपोल, नहीं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बड़ा लंबा चौड़ा नाम था इसका। देखो हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल पिक करता हूं मैं, CH3 ठीक है, इथेन लिया है मैंने, और इधर भी ले लो CH3 और CH3, इधर भी मैंने इथेन ले लिया। ये है जी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये है जी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। मैं नाम इसका लिखता हूं, बहुत बड़ा सा नाम है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इधर आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसा होता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका नाम इतना भयंकर सा है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। अब देखो पहले मीनिंग समझते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इस मॉलिक्यूल में अपने आप कुछ समय के लिए डाइपोल जनरेट हो गया, इस मॉलिक्यूल के अंदर, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कह लो आप। तो जब इसमें अपने आप डाइपोल जनरेट होगा ना, तो वो दूसरे वाले में कर देगा। तो तभी यहां पे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड डाइपोल
और इधर लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसमें अपने आप डाइपोल क्रिएट हो जाएगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो बगल वाले में क्रिएट कर देगा। अब इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैंने बोला गया लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। वैन डर वाल्स फोर्सेज तो बेसिकली तीन फोर्सेस को कलेक्टिवली बोला जाता है। जैसे एक टाइप की फोर्स मैंने आपको पढ़ा दी, ऐसे और भी होती है, तो उन तीनों फोर्सेस के कलेक्टिवली बोला जाता है वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल, इसे भी वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी तरफ लेते हैं आप CH3Cl ले लो, और इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने देखना है। अब इधर देखो, ये तो पहले से डाइपोल है, ये पहले से डाइपोल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जाहिर सी बात है क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस आ जाएगा, मतलब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, जिसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, डेल प्लस हो जाएगा। तो डाइपोल पहले से ही ये पहले से डाइपोल है, ये परमानेंट डाइपोल है इधर ऑलरेडी, तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल था, यहाँ पहले से ही डाइपोल है, वहां पे इंड्यूस करना पड़ रहा है, तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से ज्यादा होगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अब विद इन द अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। देखो, विद इन द अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करें, विद इन द अल्काइल हैलाइड का मतलब है ये एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड है। अब आपने ले लिया दो कार्बन का अल्काइल हैलाइड, लेट्स से CH3 CH2Cl, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आपने कहा सर एक और लेके बताओ, CH3 CH2 CH2Cl, तो ये विद इन दी अल्काइल हैलाइड फैमिली बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा। तो आप इधर देखो, जब आप यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो साइज ही बढ़ रहा है ना। आप ये भी बोल सकते हो साइज ही बढ़ रहा है, ठीक है जी, साइज भी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इन ये वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं जनरली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप खुद सोचो ना, मैंने आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग के अंदर एक पॉइंट बताया कि अगर आप लोअर अल्काइल हैलाइड लोगे तो वो आपको गैसेज मिलेंगे, थोड़ा ऊपर बढ़ोगे, ऊपर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाओगे तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, आपको लिक्विड भी मिल सकते हैं और सॉलिड मिल सकते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास नहीं आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो वो गैस से लिक्विड में चला जाएगा, ठीक है जी। तो इन नटशेल अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरेटिवली, पहला पॉइंट। फिर अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते चले जाओगे उसकी वजह से साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। उसमें लिख लो आप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग है, उसमें सब हेडिंग बनाओ हेलो एल्केन्स। इसमें लिख लो ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास, due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon, comma, the intermolecular forces of attraction
Due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction are stronger in the halogen derivatives. Due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction are stronger in the halogen derivatives. Consequently, the boiling points of chlorides, the boiling points of chlorides, bromides and iodides, the boiling points of chlorides, bromides and iodides are higher than the corresponding हाइड्रोकार्बन, आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक, आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, सही है, ठीक है ना, अच्छे से बता दिया। उसके बाद आप लिखो नेक्स्ट लाइन से, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन हेलो एल्केन्स, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, the intermolecular forces of attraction in haloalkanes increases, the intermolecular forces of attraction in haloalkanes increases with increase in number of carbon atom, the intermolecular forces of attraction in haloalkanes increases with increase in the number of carbon atoms, therefore the boiling point increases, ठीक, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो जरा, अब आप मुझे बताना, ठीक है, CH4 मैंने आपके सामने रखा, ठीक, फिर मैंने रख दिया CH3F, एक हाइड्रोजन हटाया, फ्लोरीन लगा दिया। अब फ्लोरीन के प्लेस पे मैं रख देता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन के प्लेस पे रख देता हूँ ब्रोमीन, ब्रोमीन के प्लेस पे रख देता हूँ आयोडीन। अब आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा कि अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा हेलो एल्केन से, यानी कि इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट इससे तो ज़्यादा होने वाला है, ये बात तो क्लियर हो गई है। तो ये चारों के लिए मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब इधर देखो आप, मिथाइल 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 तो चारों में सेम है, इधर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आप जैसे जैसे हेलोजन को बदलोगे, एटॉमिक मास बढ़ रहा है हेलोजन का, भाई इसका 19 होता है, इसका 35.5 होता है, इसका 87 आई थिंक, बात तो पूछे नहीं 87 नहीं, 79 था शायद, 79 77 जो भी है, चलो इसका 127। तो बेसिकली एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा आपका, ये वाला, ठीक है ना। उतारो, पहला एग्जांपल हो गया। चलिए आगे बढ़े, ये वाला पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। चलो अब एग्जांपल बदलते हैं। कितने कार्बन है, 3 3 4, हाँ जी। अब एग्जाम्पल बदल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेलोजन को फिक्स कर देता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाऊंगा। तो CH3 Cl एक कार्बन, CH3 CH2 Cl दो कार्बन, CH3 CH2 CH2 Cl तीन कार्बन, CH3 CH2 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 Cl चार कार्बन, ठीक। अब की बार हेलोजन को मैंने फिक्स कर दिया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास और साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ये। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलूँ या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलूँ? इंक्रीजिंग,
इसे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलूँगा, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलूँगा, छोटे से बड़ा, इसका कम है, इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका और ज़्यादा। ये ऑर्डर आपने लिखना सीखना है, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि सर मैं इसको आगे लिख देता हूँ और साइन सही बना देता हूँ, तो बात तो वही है, फिर बात वो नहीं है, गलत हो जाएगी बात। अगर आप लोग इसको चलो ऐसे भी कर दो, लिखा है ऐसे आपने, ठीक है, और साइन आप वो तो वैसे ही गलत हो गया। अगर आप साइन इसको कर दोगे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ जो बताना चाह रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। CH3 CH2 3 बार, है ना, इधर 3 बार है ना, 1 2 3 बार, और Cl आपने ये लिख दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपने लिखा CH3 CH2 CH2, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है, ठीक है, और साइन आप लगा रहे हो ये वाला, तो गलत। ये फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले आपने उसको लिखा जिसका वॉल्यूम पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर आपने उसको लिखा जिसका वॉल्यूम पॉइंट सबसे कम है, तो घट रहा है ये अब, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पेपर में कभी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो ठीक से लिखना है, ठीक है ना, वरना आप नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। चलो 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल देखो आप अब। यहाँ है ना, CH3 CH2 CH2 CH2, एक दे चला जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अभी ये स्ट्रेट चेन हेलो एल्केन है, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग है नॉल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्बन को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, CH3 CH, यहाँ आ गया CH3, ये CH2 और ये Cl हो गया, ठीक है ना, एक ब्रांचिंग हो गई। दूसरा केस क्या डिस्कस करता हूं कि इस कार्बन को भी यहां पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, इस कार्बन को भी यहां पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा CH3, इधर कार्बन, ऊपर नीचे CH3 लग जाएगा और इधर लग जाएगा Cl, ठीक है ना। आप नोटिस करो, यहां पे थी एक ब्रांच, यहां पे है 2 ब्रांच। ऐसा होता है जब आप ब्रांचेस को बढ़ाना शुरू करते हो ना, तो आपके कंपाउंड का, आपके मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन नहीं करेगा। साइज छोटा होने की वजह से एक मॉलिक्यूल मतलब इंटरेक्शन करेगा, कम हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं इसको, ये स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट है, मैं यहां ठीक से बताता हूं आपको। CH3 CH2 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 Cl, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में अगर आपने इंटरेक्शन करना है तो ये होगा, ये पॉसिबल इंटरेक्शंस है, मतलब और भी होंगे बट थोड़ा सा ही बना रहा हूं, ठीक है। अगर ये इसके बीच में करवाना है तो CH3 CH CH2 Cl, यहां आ गई CH3, ये बड़ी परेशान कर रही है भाई। अब इधर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, तो आप इधर देखो नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए हैं। अगर आप रफली में बनाने की कोशिश करूं, अगर आप इधर देखो तो CH3 कार्बन, फिर ऊपर CH3, नीचे CH3 और Cl, अब इधर और घट गए। तो अब ये देखो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल का साइज छोटा होते जा रहा है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप एक्वायर कर रहा है, और स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। यानी कि ब्रांचिंग इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो पहले अब एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर थोड़ा सा लिखवा देता हूँ।
लिख लो उसके अंदर, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, with increase in branching the boiling point decreases, with increase in branching the boiling point decreases because, with increase in branching the boiling point decreases because, with increase in branching, दोबारा लिखना है, because with increase in branching the surface area, with increase in branching the surface area of the molecule decreases, the surface area of the molecule decreases, the surface area of the molecule decreases, and hence the magnitude of the van der Waals forces of attraction decreases, and hence the magnitude of van der Waals forces of attraction decreases. ठीक है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल ब्रांचिंग इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट रहा था, सरफेस एरिया घटने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट रहा था, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो एग्जांपल चेंज करते हैं थोड़ा सा। CH3Cl लिया, ठीक है, अगले केस में CH2Cl2 ले लिया, उसके अगले केस में CHCl3 ले लिया, और उसके अगले केस में CCl4 ले लिया। जरा आप बताएं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। एक ही जनरल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं हर जगह, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने का, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आप जरा देख के बताएं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका नहीं ज़्यादा होगा। इधर देखो, इधर एक ही क्लोरीन है 35.5, दो क्लोरीन है 71, तो अकेला यही ले गया। इसका कितना होगा, 12 + 2 14। इवेंचुअली ऐड करोगे तो 71 + 14 तो बहुत ज़्यादा ही बन रहा है। इधर देखो 3 क्लोरीन हो गए और बढ़ गया मॉलिक्यूलर मास, उधर 4 क्लोरीन हो गए और बढ़ गया मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ाने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर उतारो। आपको क्वालिटेटिव डेटा नहीं याद रखना है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं याद रखना है, क्वालिटेटिव रखना है। मतलब ट्रेंड्स एंड ऑल आपने याद रखने हैं कि क्या ट्रेंड फॉलो करेगा। इसके बाद लिखो आप, सब हेडिंग बना लो, हेलोअरीन्स, हेलो एल्केन्स में जितने पॉसिबल केसेस थे बता दिए। जब भी आप, जैसे हेलो एल्केन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट को आप जब भी कंपेयर करोगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करोगे। इस लाइन का क्या मतलब होता है, मान लो आपने 2 कार्बन का हेलो एल्केन लिया, दैट इज ब्रोमोइथेन, तो 2 कार्बन का एल्केन कौन होता है, इथेन। तो ब्रोमोइथेन का आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे इथेन से, समझ आई ना बात। तो अब बात करते हैं हेलोअरीन्स के बारे में, ठीक है ना। तो एक सिंपलेस्ट हेलोअरीन मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट आप कंपेयर करना चाहते हो हाइड्रोकार्बन से, तो कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 6 ना। तो आप सामने भी तो वो वाला हाइड्रोकार्बन पिक करोगे जहां 6 कार्बन हो, तो उसी से कंपेयर करोगे ना। तो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा किसके लिए, हेलो एल्केन्स के लिए, कि हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। इन अ सिमिलर वे हेलोअरीन्स का भी बॉइलिंग पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ही ज़्यादा होता है, बशर्ते जिस हाइड्रोकार्बन से आप कंपेयर कर रहे हो उसमें भी उतने ही कार्बन एटम हो जितने यहाँ पे थे। तो लिख लो एक लाइन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोअरीन्स आर नियरली the boiling points of haloarenes are nearly the same. The boiling points of haloarenes are nearly the same as those of haloalkanes. Are nearly the same as those of haloalkanes with same number of carbon atoms.
विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब आपके सामने फिर से कंपाउंड रख लेते हैं। ये क्लोरोबेंजीन रखा, इधर रख देते हैं फ्लोरोबेंजीन, इधर रख देते हैं ब्रोमोबेंजीन, इधर रख देते हैं आयोडोबेंजीन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? आयोडोबेंजीन का। भाई सब में तो बेंजीन के कार्बन एटम सेम है। ये C6H5 है, ये भी C6H5 है, C6H5 C6H5। तो सभी के अंदर आप अगर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट चेक करो तो बराबर है, सेम है। बढ़ क्या रहा है? हेलोजन। हेलोजन बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। इसका 19 बताया था, 35.5, इसका 80, इसका 127। बस सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाए हैं मैंने। बताओ और अगर आप इसको बेंजीन से कंपेयर करो तो बेंजीन का भी कम हो जाएगा सबसे। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो नियरली सेम एक वर्ड आपको लिखवा रखा है। दो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है इन सब से, इसका लगभग बराबर है, कुछ का डिफरेंस है, इसलिए वो नियरली वर्ड लिखवा दिया। ज़्यादा तो उसी का इन्हीं का ही होना चाहिए। ठीक है जी, कुछ आया समझ में? तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, जो हमने सभी एग्जाम्पल में डिस्कस करा है कि जी मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी होता है ना? तो लिख लो आगे एक नेक्स्ट लाइन से, फॉर द सेम हेलोजन एटम, for the same halogen atom, the melting and boiling points increases as the size of the aryl group increases, as the size of the aryl group increases, as the size of the aryl group increases। वो ये कह रहा है कि अगर आप इसका साइज बढ़ा दोगे इस अराइल ग्रुप तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है, जो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं काफ़ी देर से देख भी रहा हूँ। चलो यह है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनमें से आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया था? वी ब्रेक क्रिस्टल लैटिस। तो ये इन तीनों में ये वाला जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है तो ये अपनी क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्लोजली पैक्ड होगा। तो जब कोई मॉलिक्यूल अपनी क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्लोजली पैक्ड होगा तो मॉलिक्यूल मतलब पास पास होंगे, पास पास होंगे तो उस क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए आपको कम टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाता है। तो लिख लो आप, पहले तो कंपाउंड उतारो। इसके अंदर लिख लो आप, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरा आइसोमर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैरा आइसोमर is always higher, the melting point of para isomer
The melting point of the para isomer is always higher than that of the ortho or the meta isomer. The melting point of the para isomer is always higher than that of the ortho or the meta isomer because para isomer is more symmetrical, and hence its molecules are closely packed. Because para isomer is more symmetrical and hence its molecules are closely packed in their crystal lattice, As a result, intermolecular forces of attraction are stronger. And hence the para isomers melts at a higher temperature. Than the corresponding ortho and meta isomers. ठीक है जी, तो आज यहीं रोकते हैं. हाँ जी, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है. हाँ जी, मुझे बोलो क्या छूटा. कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. ठीक है जी, तो आज यहीं रोकते हैं. अब आपका डेंसिटी बच गया, डाइपोल मोमेंट का थोड़ा सा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट and density. Solubility, dipole moment and density. That's all for today. And for more chemistry related videos, subscribe my channel. Thank you.